कि 12वीं के बाद क्या करें कि जिनका भविष्य उज्जवल हो सके। कुछ लोग ग्रेजुएशन इसलिए करते हैं कि उस आधार पर उनको नौकरी मिल जाए। हमारा विद्यार्थी किस स्तर पर अपनी थिंकिंग अपने लक्ष्य के प्रति रखता है। ग्रेजुएशन के बाद या 12वीं के बाद प्रयागराज बहुत सारे बच्चे जाते होंगे, तो जाने से पहले क्या तैयारी होनी चाहिए और जाने के बाद उनकी क्या तैयारी रहनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद भारत। मैं हूं आपके साथ अखिलेश यादव। साथियों, अभी हम आज बात करेंगे राजनीति से थोड़ा हट कर आज बातचीत होगी। जो हम बात करेंगे, बहुत सारे लोगों का ये सवाल लगातार आ रहे थे कि वे जो है ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, किस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाएं। और अभी आपको पता होगा कुछ दिनों बाद यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और जितने भी बड़े बोर्ड हैं उनका रिजल्ट कुछ ही दिनों बाद आ जाएगा। तो रिजल्ट आने के बाद जो विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या होती है या उनका सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि वे किस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाएं। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जो है ज्ञान का अभाव है और उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो कन्फ्यूज रहते हैं वो क्या करें। आज इसी जो सारे सवाल हैं उसके जवाब के लिए हम आज बात करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बतौर समीक्षा अधिकारी कार्यरत इंजीनियर दुर्गेश त्रिपाठी जी। ये अधिकारी के साथ साथ शिक्षाविद भी हैं। इनकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं और इन्होंने लंबा समय इलाहाबाद में प्रतियोगी छात्रों के बिताया है और उन्हें पढ़ाया है और खुद भी लंबे समय तक इलाहाबाद रहे हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि जो हमारे सवाल आ रहे हैं, बच्चों के जो कन्फ्यूजन है, ग्रेजुएशन के बाद क्या किए, तैयारी करें तो कैसे करें, तैयारी का मानक क्या होना चाहिए, क्या पढ़ाई करनी चाहिए कि जिससे हम किसी भी क्षेत्र में जा सके, या जो भी क्वेश्चन होंगे उनसे उस क्वेश्चन रिलेटेड हम बात करेंगे आज। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे जो बड़ा सवाल आ रहा है, कई बच्चे मुझे बोल चुके हैं और लगभग हर साल जब बोर्ड के परीक्षा का परिणाम आता है तो सवाल आते रहते हैं कि 12वीं के बाद क्या करें कि जिनका भविष्य उज्जवल हो सके और किसी क्षेत्र में अच्छा काम कर सके। तो आपकी क्या राय है? अब इसके बाद हम आपसे ग्रेजुएशन के बारे में भी जानेंगे और बातें करेंगे। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात यह कि इंटरमीडिएट का जब परिणाम जारी होता है तो हर छात्र में उत्सुकता होती है कि हम अपने करियर में किस दिशा में आगे बढ़ें कि हम बेहतर कर सकें। तो उसमें सबसे बड़ी बाधा ये उत्पन्न होती है कि जब घर का गार्जियन, घर का कोई व्यक्ति अपनी इच्छाएं उस विद्यार्थी पर, उस प्रतियोगी पर थोपता है कि नहीं आपको इंजीनियर ही बनना है, नहीं आपको डॉक्टर ही बनना है, तो ऐसी दशा में हमारा जो प्रतियोगी है, जो विद्यार्थी है, वो कन्फ्यूज हो जाता है। वो समझ नहीं आता मुझे करना क्या चाहिए। कारण उसका कि भाई हो सकता है कि हमारा लेवल, हम भले इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स से किए हों, हमारा लेवल इंजीनियरिंग का ना हो, आईआईटी का ना हो सकता है कि हम ग्रेजुएशन में बीए कर करके हम तैयारी करना चाह रहे हैं सिविल की, हो सकता है कि हम एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हों। तो इसलिए सबसे प्रमुख चीज़ है कि जो विद्यार्थी है हमारा, वह स्वयं आकलन करे और गार्जियन का भी कर्तव्य है कि वह विद्यार्थी से जाने, अपने पुत्र या पुत्री से जाने कि वह करना क्या चाहता है और उसी दिशा में उसको आगे बढ़ना चाहिए। जी, तो जैसा कि कहा कि उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, तो जैसा कि हम लोग भी जब गांव में थे तो हमारे अंदर भी एक उत्सुकता थी कि करें तो करें क्या। पढ़ना तो है लेकिन क्या पढ़ना है ये चीज़ें नहीं पता होती थी। और जैसा कि गुरुजी ने कहा कि किसी के ऊपर कुछ थोपना नहीं चाहिए, उनको स्वेच्छा से अपनी इच्छा से अपने करियर चुनने का अधिकार होना चाहिए। तो सर, एक सवाल मेरा था कि कुछ लोग ग्रेजुएशन इसलिए करते हैं कि उस आधार पे उनको नौकरी मिल जाए। जैसे बीए करने में तो मुझे नहीं लगता कि नौकरी मिल जाएगी। बहुत सारे कोर्स ऐसे होंगे कि जिन्हें करने के बाद एक प्रोफेशनल कोर्स की अगर बात करें तो उसके बाद उनको नौकरी लग सकती है, रोजगार मिल सकता है। तो ऐसे क्या क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ बच्चों को जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य ग्रेजुएशन के बाद तुरंत नौकरी पाना हो, स्नातक के बाद तुरंत नौकरी पाना हो? देखिए, कई शॉर्ट टर्म कोर्सेज प्राइवेट संस्थाएं और हमारी सरकारी संस्थाएं संचालित करती हैं। कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स इस टाइप के माध्यम से आपने एक वर्षीय डिप्लोमा कर लिया, कंप्यूटर से डिप्लोमा कर लिया आपने, या मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर लिया, या होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर लिया आपने, या आपने कंप्यूटर के कोर्सेज में कई कोर्स ऐसे उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से आप आसानी से 1 साल या 2 साल या 3 साल में अपने डिप्लोमा या डिग्री के कोर्सेज पूरा करके कहीं न कहीं प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप वर्क पा सकते हैं। लेकिन ऐसी दशा में 2 चीज़ें हैं, आपको अपनी जो लक्ष्य है उसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कारण यह है कि अगर आपने लक्ष्य में ये मतलब बैठाया हुआ है कि नहीं हमें ऐसी सेवा करना है कि जिसमें हम समाज के माध्यम से अच्छी सेवा प्रदान कर सकें समाज के लोगों को। दूसरा ये है कि समाज का एक अप्रत्यक्ष सहयोग हम करते हैं, हम जब कंपनी में प्राइवेट जॉब करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि हमारा प्रतियोगी, हमारा विद्यार्थी किस स्तर पर अपनी थिंकिंग अपने लक्ष्य के प्रति रखता है। तो हमने अभी बात करी जो 12वीं के बच्चे होते हैं, जो 12वीं पास करके अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उन पर हमने बात करी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे साथ दुर्गेश जी बैठे हैं। ये इलाहाबाद में, जो प्रयागराज में जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का है, उसमें बतौर समीक्षा अधिकारी कार्यरत भी हैं।
तो इनसे हम ये जानेंगे कि बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन करने इलाहाबाद जाते हैं, ग्रेजुएशन करके जाते हैं, तो उनकी इच्छा होती है कि किसी एक अच्छी सरकारी नौकरी उन्हें मिले। सरकारी नौकरी मिलने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन तमाम बातें हम आज सर से जानेंगे और इनका मार्गदर्शन भी जानेंगे कि क्या करना चाहिए, वहाँ जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए और जाने से पहले क्या करना चाहिए। सर, बहुत सारे लोगों की जो इच्छा होती है कि वो किसी अच्छी सरकारी नौकरी में जाएं, उसके लिए वो तैयारी करने का मन भी बनाते हैं। तो मैं चाहता हूं सर, यहाँ जैसे मान लीजिए हर साल लगभग ग्रेजुएशन के बाद या 12वीं के बाद प्रयागराज बहुत सारे बच्चे जाते होंगे, तो जाने से पहले क्या तैयारी होनी चाहिए और जाने के बाद उनकी क्या तैयारी रहनी चाहिए? जहाँ तक रणनीति की बात है, चूँकि जब प्रतियोगी या विद्यार्थी हाई स्कूल पास होता है तभी से उसके दिमाग में चलने लगता है कि मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए, और कुछ विद्यार्थी इंटरमीडिएट पास होने के बाद तक अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। कभी उन्होंने क्या किया कि एसएससी का कोचिंग कर लिया, कभी उन्होंने यूपीएससी का कोचिंग कर लिया, कभी उन्होंने यूपीपीसीएस की कोचिंग कर लिया। तो पहली बात तो अपना लक्ष्य स्पष्ट करना चाहिए, सबसे पहली चीज़ कि ये नहीं है कि हम प्रयागराज पहुंच गए, तैयारी करने आए हैं तो हम ग्रुप डी का फार्म भर रहे हैं, फिर यूपीएससी का फार्म आया उसे भी अप्लाई कर रहे हैं। बहुदिशीय अगर हम चल रहे हैं, बहुत दिशाओं में हमें चलने की आवश्यकता नहीं है। हम सफलता तब प्राप्त कर सकते हैं जब हम एक दिशा में चलते हैं, और सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने तभी खड़ी होती है जब हम एक साथ कई लक्ष्य को साधने का प्रयास करते हैं। तो ना हम इधर के हो पाते हैं ना उधर के हो पाते हैं। जैसे अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक जॉब निर्धारित होते हैं। अगर लड़का ग्रेजुएशन करके जा रहा है और उसे लगता है कि यार मैं अपना कैरियर शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर बना सकता हूँ, तो उसे बीएड, बीटीसी तमाम कोर्सेज इसमें सरकार के माध्यम से चल रहे हैं या प्राइवेट संस्थाओं में भी चल रहे हैं, उसे अपना कर लेना चाहिए। उससे क्या बना है कि आपके दिमाग में एक स्थिरता ये बनी रहेगी कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में जाना है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में जाना है तो, अगर नहीं जाना है, अगर आपको तैयारी करना है कि नहीं मुझे पीसीएस की तैयारी करना है, तो आप पीसीएस के अकॉर्डिंग फिर अपने लक्ष्य निर्धारित करिए, फिर उसके हिसाब से रणनीति बनाइए। और उस रणनीति में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आपकी दिनचर्या और आपकी पढ़ने का समय निर्धारित होना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने आप को समय के अनुशासन में नहीं बांध सकते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि आगे आपके लक्ष्य जो है स्पष्ट हो पाएंगे। और लक्ष्य स्पष्ट होने के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं कि आपका समर्पण होना ज़रूरी है और आपका समय के अनुशासन में बंधना ज़रूरी है। तो जैसा सर ने कहा कि बहुउद्देशीय नहीं होना है, हमें एक ही उद्देश्य को, एक ही लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ना है। मैं भी सर इलाहाबाद जब रहता था प्रयागराज में, तो तब मैं भी देखता था कि जब बच्चे जाते थे यहाँ से, तो वो मतलब ऐसा कोई फॉर्म नहीं होता जिसको ना भरते हों, सभी फॉर्म को भरते हैं। तो मैं भी यही कहूँगा कि आप अपना लक्ष्य को निर्धारित करें ताकि आपको सफलता आसानी से और जल्दी मिल पाए। सर, एक सवाल और था मेरा कि कुछ लोग जाते हैं प्रयागराज, 1 या 2 साल में वो हताश होकर चले जाते हैं, मतलब उनका जो मनोबल है वो डाउन हो जाए, टूट जाता है। कुछ लोग लगे रहते हैं, तो इस पर क्या कहना है कि जिससे मनोबल उनका बना रहे और वो 1 ही साल में ना भागें? देखिए, जो सफलता होती है यह पूर्णतः कर्म पर निर्भर करता है, लेकिन कहीं न कहीं ये कर्म और भाग्य का कॉम्बिनेशन होता है। वह भाग्य इस सेंस में नहीं कि वो भाग्यवादी विचारधारा के हो, क्योंकि सब कुछ पूर्व नियोजित है। आपको अपने कर्म को करने की आवश्यकता है। किसी को सफलता 1 वर्ष में भी मिल सकती है, किसी को 2 वर्ष में, किसी को 3, 4 या 5 वर्षों में भी मिलती है। लेकिन हताश इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ हार और जीत ये दोनों सुनिश्चित है। आपकी हार भी हो सकती है, आपकी जीत हो सकती है, और हारता वही जो मैदान में होता है। जब आप मैदान के बाहर हैं तब तो आप दर्शक हैं, और जब आप मैदान में हैं तभी तो आप खिलाड़ी हैं। तो हार जीत तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये जीवन में चलता रहेगा। आप अपना कर्म, अपना कर्तव्य करें, निश्चित रूप से सफलता आज नहीं तो कल आपको मिलना तय है। कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। और कभी भी देखता हूँ मैं, कभी कभी अखबार में पढ़ता हूँ कि प्रतियोगी छात्र ने हताश होकर के आत्महत्या कर लिया। तो आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आत्महत्या तो महापाप है, शायद दूसरे की हत्या करने से ज़्यादा पाप आत्महत्या में है। तो इसलिए किसी भी विद्यार्थी को कभी भी इस मुद्दे पर इतना गंभीर नहीं होना चाहिए कि उसे आत्मघाती कदम उठाना चाहिए। तो अभी हमने बात की कैरियर को लेकर, भविष्य की जो हमारे रोज़गार के जो साधन है उस पर लेकर हमने बात करी कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें रोज़गार मिले सरकारी क्षेत्रों में और क्षेत्रों में। अभी तक हम ऐसी बात करें तो हमारे साथ बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि सर आप भी अपने बारे में परिचय दें और आपका संघर्ष कैसे शुरू हुआ, और आप अगर आज लोक सेवा आयोग में बतौर समीक्षा अधिकारी कार्यरत हैं तो वहाँ तक पहुँचने में आपको क्या संघर्ष करना पड़ा, क्या सहयोग आपको मिला समाज से जो मिलना चाहिए, और
क्या मानसिकता थी आपकी कि हमें यहीं जाना है या कहीं और जाना है? तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक जो हैं उनको बताइए कि आपके संघर्ष था उसमें आपके लिए क्या-क्या चैलेंजेस आए? देखिए, मैं ग्रेजुएशन में बीटेक हूँ और बीटेक करके मैं 1 साल का प्राइवेट सेक्टर में काम किया और मुझे ये लगा कि मैं प्राइवेट सेक्टर से अच्छा गवर्नमेंट सेक्टर में कर सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करनी चाहिए, तो फिर मैं प्रयागराज आया। प्रयागराज में चूँकि आने के बाद मेरे दिमाग में था कि मैं बीटेक हूँ और घर से पैसा लेना उचित नहीं है, तो मैंने अपने स्वावलंबन के लिए दिमाग में बैठाया कि मुझे पढ़ाना चाहिए और मैंने फिर प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया। मैं वहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया और 1 साल वहाँ पढ़ाने के बाद मैंने अपनी स्वयं की संस्था खोली और उसमें मैथमेटिक्स में पढ़ाता था। चूँकि 2012 से यूपीपीसीएस में सीसेट लागू हुआ था और जिसमें मैथमेटिक्स की और रीजनिंग की बहुत अहम भूमिका थी। तो मैं 3 विषय पढ़ाता था, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और सांख्यिकी। उसके साथ-साथ 1-2 साल के बाद मैंने उसमें संप्रेषण क्षमता भी पढ़ाना चालू किया, चूँकि इसका अहम योगदान था सीसेट के पेपर में। अब समस्या क्या बनती है कि जैसे मैं भी प्रतियोगी रहा और पढ़ाता भी रहा, तो उसका एक फ़ायदा ये रहा कि मैं जब पढ़ाता था तो मुझ में भी एक रूटीन बनी हुई थी कि भाई जो प्रतियोगी क्लास में आते थे कुछ उनसे भी सीखने को मिलता था। देखिए, एक शिक्षक हमेशा एक विद्यार्थी होता है, वो सीखता है, उसको सीखना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हर किसी से सीखे, जिससे जो भी मिले सीखना चाहिए। तो मुझे लगता था कि यार ये विद्यार्थी तो बहुत अच्छा है, इसका ये सेगमेंट अच्छा है, इसने जीएस को अच्छे से तैयार किया है, ये लगातार इंटरव्यू दे रहा है, तो इससे कुछ जानना चाहिए, सीखना चाहिए कि किस ढंग की इसकी रणनीति रहती है। तो मैं भी उसका पालन किया। और रही बात सफलता की, सफलता तो देखिए मैंने पहले भी बताया कि ये कर्म भाग्य का कॉम्बिनेशन है, जिस दिन ईश्वर की व्यवस्था में आपका नियोजित है, आपको मिल जाएगा। बस आप अपने कर्म क्षेत्र से, अपने कर्तव्य क्षेत्र में अपने बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए, वहाँ पे आपके कदम कभी भी पीछे नहीं होना चाहिए। पीछे का तात्पर्य यह है कि जो निर्धारित है कि भाई अगर हमें पढ़ना है तो पढ़ाई करनी चाहिए, हमें समय से उठना चाहिए, समय से बैठना चाहिए, समय से अपनी जो पुस्तक हैं उनका अध्ययन करिए, डिस्कशन करिए। चूँकि सबसे मुख्य समस्या क्या होती है कि हम जब कमरे में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, लेकिन जब हम कंपटीशन में बैठते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार, अभी तो हम पीछे हैं। तो इसके लिए अपने रूटीन टेस्ट को बरकरार रखना चाहिए। मैंने भी बरकरार रखा, टेस्ट सीरीज वगैरह में भी पार्टिसिपेट किया, टेस्ट सीरीज में कराता भी था अपनी कोचिंग संस्था में भी, तो उसका भी लाभ मिला। और यूपी कमीशन में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कई बार साक्षात्कार का अवसर मिला। मेंस लगभग कंटिन्यू रहा, बीच बीच में कभी कभी 1 साल के लिए गैप भी हुआ। तो जहाँ तक सफलता की बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात रही कि मैं कभी भी हार नहीं मानता था। ये मेरे जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू आज भी है कि कभी भी, जैसे मैं परीक्षा में असफल भी हुआ, जैसे 2020-21 में मैंने मेंस नहीं दिया, तो मैं बाहर हो गया, तो मैं उससे हताश नहीं हुआ कि अरे अब नहीं होने वाला है, 22 में पुनः मेंस दिया, हालांकि इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, लेकिन यह है कि हम अपना प्रयास कर रहे हैं। और जब प्रयास में असफलता हाथ लगती है तो वहाँ भाग्य को नहीं कोसना चाहिए, वहाँ अपने कर्म की समीक्षा करनी चाहिए कि मैंने गलती कहाँ की, क्या चीज़ मुझे करना चाहिए था और क्या चीज़ मैंने नहीं किया। तो इन सब चीज़ों को जब ध्यान में रख कर के आप तैयारी करते हैं तो आप सफलता की तरफ अग्रसर होते हैं। दूसरी बात, हमारे समाज में 2 तरह के उत्प्रेरक हैं, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। लेकिन हमारा ये मानना है कि नकारात्मक जो उत्प्रेरक हैं उनको भी आप सकारात्मक लीजिए। जैसे कोई आप पर टिप्पणी कर रहा है, अरे इतने दिन से आप इलाहाबाद में हैं, अरे फलाने इतने दिन से इलाहाबाद में हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर पाए? तो आप उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करिए, आप मेहनत कीजिए। कारण उसका कि आप स्वयं जवाब नहीं दे सकते हैं, आपका समय उनको जवाब दे देगा। जब आप सफलता प्राप्त करते हैं तो उसकी आवाज़ हमें लगता है कि हर व्यक्ति तक पहुंचती है। जो आपको नहीं जानता है वो भी जान जाता है कि आप सफल हो गए हैं। हालांकि भी बहुत बड़ी सफलता मैंने नहीं अर्जित किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च संस्था है जो रिक्रूटमेंट करती है, उस संस्था में पहुंच करके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं उस संस्था में पहुंचा हूं जहां उत्तर प्रदेश के सभी प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति जहां के माध्यम से होती है। सर मैं जानना चाहूँगा कि सर ने बताया कि इन्होंने कभी हार नहीं माना, वाकई में हार कभी नहीं माननी चाहिए, हमें कर्म करते रहना चाहिए। तो सर आपने रीजनिंग और सांख्यिकी की बात करी, तो सर आप, मैं जब इलाहाबाद रहता था तो जब मैं कभी जाता था उस जहाँ कोचिंग थी आपकी उधर जाता था, तो मैं खंभों में जो पोस्टर लगा रहता था उसमें लिखा रहता था समाज कार्य आप पढ़ाते थे, शायद आपने शायद अभी जिक्र नहीं किया, तो समाज कार्य भी सर पढ़ाते रहते थे। तो सर मैं एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर जो बच्चे हैं जो जाना चाहते हैं पढ़ने, उनके लिए आपकी तरफ से क्या सुझाव होने वाले हैं? देखिए ऐसा है
वर्तमान में जो भी विद्यार्थी प्रयागराज पहुंच रहा है या प्रयागराज के अलावा भी लखनऊ या मुखर्जी नगर दिल्ली में जाता है कि हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है या यूपीपीसीएस की तैयारी करना है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि वो ये नहीं समझ पा रहा है कि हमारा लेवल क्या है। लेवल का सेंस ये नहीं है कि मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। भाई मनुष्य में इतनी क्षमता ईश्वर ने दे रखी को कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक बार स्वपरीक्षण करना चाहिए। स्वपरीक्षण का सेंस कि हम किस लेवल की परीक्षा को क्वालिफाई आसानी से कर सकते हैं, किसमें हम तैयारी करें कि हम बेहतर परिणाम दे सकते हैं। तो जो भी प्रतियोगी जाए, सबसे पहला काम है कि वह आत्ममंथन करे, स्वचिंतन करे कि हमें क्या करना चाहिए, और फिर कोचिंग की चकाचौंध में नहीं दौड़ना चाहिए। चूँकि कोचिंग का अब जो दौर चल रहा है वह पूर्णतः कहा जाए व्यावसायिक हो गया है। व्यावसायिक दौर में क्या है कि कोई वीडियो क्लास लॉन्च कर रहा है, तो कोई किताब का आकर्षण दिखा रहा है, तो कोई लाइटिंग का, कोई वीडियो क्लास का, मतलब कुल मिलाकर के चकाचौंध की दुनिया में हम कहीं खो न जाएं। क्योंकि गार्जियन का पैसा मेहनत का पैसा है। अगर आप उसे 1 लाख 2 लाख फीस लेकर के घर से आप ले जा करके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसे लगा देते हैं कि जहाँ का लेवल आपके समझ के बाहर है, या आप केवल नाम के लिए आईएएस की कोचिंग करने गए हैं, पीसीएस की, तो इसका मतलब आपने अपने गार्जियन को धोखा दिया। आप पहले स्वपरीक्षण करिए और उससे ज़्यादा ध्यान ये दीजिए कि सेल्फ स्टडी उसका कोई विकल्प नहीं है। स्व अध्ययन की तरफ ध्यान देना चाहिए और एक अच्छे मार्गदर्शक की खोज करनी चाहिए। और जब तक व्यक्तिगत रूप से मैं टीचिंग में रहा, लगभग 2011 से 2020 तक, उस दौर में जो भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ा, मैंने कभी भी कॉमर्शियल ढंग से नहीं पढ़ाया, न मैं कभी प्रोफेशनल बन के पढ़ाया। मैं जो भी विद्यार्थी अगर मेरे पास आया, उसने कहा कि मेरे पास फीस नहीं है, भैया बिना फीस के पढ़ो। सर ने कहा कि आजकल जो कोचिंग्स हैं, जो कोचिंग का एक दौर, इलाहाबाद में कहूँगा कि कोचिंग का दौर जो आया है, एक बाढ़ सी आ गई है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम किस कोचिंग में जाएं, कि यहाँ जाएं कि यहाँ जाएं। एक दिमाग में उसके चलता रहता है, यही 1 साल तो उसमें गुजर जाता है कि हम यहाँ जाएं कि यहाँ जाएं। वो साल भर तो डेमो लेता है सर, बीत जाता है, उसका बीत जाता है। सर एक मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक समय था सर, मैंने दीवारों पर कहीं पढ़ा था, लिखा था कि शिक्षा व्यवसाय नहीं, सेवा एवं पूजा है। इस पर क्या राय है आपने अभी कहा कमर्शियल में? निस्संदेह शिक्षा व सेवा और पूजा ही है। कारण उसका है कि पूजा किसके लिए है? जो पढ़ाता है। सेवा भी उसी के लिए है। वो दोनों चीज़ें कर रहा है। लेकिन समस्या क्या बन रही है? जो फीस लिया जाता है, फीस एक माध्यम होता है। किसको? शिक्षक को स्टूडेंट से बांधने का, स्टूडेंट को शिक्षक से बांधने का। बांधने का सेंस ये है कि जब स्टूडेंट फीस देता है तो उसे लगता है कि मैं फीस दिया हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए, और टीचर फीस लिया है तो उसे लगता है कि मुझे पढ़ाना चाहिए। तो ये केवल उतना ही होना चाहिए जितने से छात्र का शोषण न हो। अगर छात्र का शोषण हो रहा है, शोषण का सेंस ये नहीं है कि आप फीस ले रहे हैं शोषण कर रहे हैं। शोषण का सेंस ये है कि अगर आपने फीस के बराबर उसे शिक्षा नहीं दिया तो आप उसका शोषण कर रहे हैं। इसलिए जो भी फीस आप निर्धारित करें, यह प्रयास करें, एक शिक्षक को ज़रूर चिंतन करना चाहिए कि हम जिसका भी फीस हमने लिया है वह स्टूडेंट हमसे संतुष्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। और एक स्टूडेंट को ये सोचना चाहिए कि कहा जाता है कि हिंदुस्तान भेड़िया धसान, कि जहाँ एक स्टूडेंट जाता है 10 स्टूडेंट आते हैं वहीं सब टूट पड़ते हैं। उसका हिस्सा न बने हो। वह ज़रूर सोचे कि यार मैं अगर यहाँ जा रहा हूँ तो मुझे कुछ समझ में आएगा कि नहीं आएगा। भाई विद्यार्थी गया, उसको लगा कि यार यहाँ 1000 स्टूडेंट पढ़ रहा है, ये कोचिंग सबसे अच्छी है। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वह आपके अनुकूल ना हो सकता है कि आपके लेवल के विपरीत हो। इसलिए प्रयास ये करिए कि जहाँ आपको समझ में आए, जो मार्गदर्शक अच्छा हो, उसी से आप मार्गदर्शन प्राप्त करें, तभी आप बेहतर लाभ उठा सकते हैं। सर मैं आखिरी सवाल करूंगा आपसे। अब तो आप अधिकारी हो गए हैं, तो पहले एक शिक्षक थे, तो आपको संतुष्टि मिल पाती है? अब तो आप शायद अब ना पढ़ा पा रहे हो बच्चों को, तो मानसिक रूप से संतुष्ट हो पा रहे हैं आप देखिए, अधिकारी बनने के बाद? मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एक शिक्षक जो होता है, मानसिक शिक्षक जी। मैं मेंटली रूप से अभी भी शिक्षक की भूमिका में रहता हूँ। मुझे लगता है कि यार कोई प्रतियोगी तैयारी कर रहा है तो अभी भी मैं अगर उसको फ़ोन से पूछता कि सर कैसे पढ़ना चाहिए, क्या तैयारी करना चाहिए, किन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, तो मैं एक भाई की तरह उसकी पूर्णतः मदद करता हूँ। और रही बात ऑफिसर के रूप में काम करने का, तो इसका भी अपना एक अलग अनुभव है कि आप एक रिक्रूटमेंट संस्था में हैं, जहाँ से आप विभिन्न कार्यों को संचालित करते हैं। वहाँ की अपना एक अलग अनुभव है कि आप एक अच्छे कॉम्बिनेशन में बैठते हैं और एक नई चुनौती के रूप में नए ढंग के कार्य सीखते हैं। लेकिन मेंटलिटी अभी भी ये बनी रहती है कि मैं एक शिक्षक की भूमिका में रहता हूँ, कि अगर कहीं से भी मुझे गलत लगता है कुछ भी चीज़, समाज में भी है कि अगर मुझे लगा कि ये चीज़ गलत चीज़ है, जैसे भी
इधर बीच हम लोगों ने दिसंबर माह में, क्योंकि रोड पर हम लोग निकलते थे तो कई मानसिक विक्षिप्त मिलते थे जो ठंड से ठिठुर रहे थे। तो मैं आज 5-6 साल से, लगभग 7वां साल था ये, मैं कंबल वितरण हर वर्ष करता हूँ और उसमें व्यक्तिगत मैं अपने स्तर पे नहीं करता हूँ, बस मैं नेतृत्व करता हूँ, मेरे साथ लोगों की एक टीम जुड़ जाती है, वो करती है। अभी गर्मी में भी हम लोगों का प्लान बना है बुजुर्गों की सेवा के लिए। तो देखिए, मेंटलिटी में ये नहीं कि शिक्षक का मतलब है कि केवल किताबी शिक्षा दे। मेंटलिटी ये होनी चाहिए कि एक शिक्षक का कि वह सामाजिक, राजनैतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय सभी शिक्षा प्रदान करे, जहाँ से हमारे समाज का हित हो सके। तो आप हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े थे, सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना अमूल्य समय दिया, बातचीत हो पाई। तो अब इसी सिलसिले में आज तो हमने जो करियर के सभी बिंदु होते हैं उस पे हमने आज बातचीत करी। तो आगे भी मैं चाहूँगा कि सर अगर कभी हमारे दर्शक चाहें तो हम आप जुड़ें और विषय विशेष पर बात करेंगे। किसी भी, जैसे मान लीजिए हम यूपीपीएससी पे बात करेंगे, हम यूपीएससी पे बात करेंगे, एसएससी पे केवल हमारा ध्यान केवल एक ही टॉपिक पे होगा। ऐसी सी हम बातें करने की कोशिश आगे करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप आगे भी समय देंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, पूर्णतः हमेशा समय रहेगा और हम ये जरूर आग्रह करेंगे इसके साथ साथ हर व्यक्ति, चाहे वो समाज का कोई विद्यार्थी हो, प्रतियोगी हो, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हो या अध्यात्म से जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो, सबको कैसे समाज से जुड़ करके समाज के उन्नयन के लिए काम करना है, मैं चाहूँगा कि उसका भी नेतृत्व आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हमेशा होता रहे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण योगदान आपका है समाज में और आपसे बेहतर मंच हमें नहीं लगता कि कहीं पर हो सकता है। इसलिए प्रयास ज़रूर कीजिए कि जैसे इस समय एक ज्वलंत समस्या मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, वृद्धों की है जी। और कल मैंने आपका स्टेटस देखा, मुझे अच्छा लगा। देखिए, वृद्ध हमारे समाज की धरोहर है जी, और आज नहीं कल हमें उस उम्र से गुजरना है, निश्चित रूप से गुजरना है, और हो सकता है कि और बुरा दिन देखना पड़े। जो वर्तमान की समस्या चल रही है, इसको देखते हुए आप ये कह सकते हैं जिस ढंग से बुजुर्गों की उपेक्षा हो रही है, वृद्धों की उपेक्षा हो रही है, शहर से मतलब गांव से ज़्यादा शहर में हो रही है। लोग उन्हें कमरे में कर दिए हैं, वहाँ टीवी लगा दिए, वहीं बैठा दिए हैं, ना उनसे कोई बातचीत करने आ रहा है, ना कोई उनके मनोभाव को जानने आ रहा है। कहीं कोई फंक्शन, कोई कार्यक्रम में कोई जा रहा है, उनको छोड़ के जा रहा है, और ना उनका कोई व्यक्तिगत ध्यान रखा जा रहा है, ना कोई उनका सुख दुख पूछ रहा है। हमें लगता है कि उनके पास बैठने की ज़रूरत है, उनके सुख दुख को सुनने की ज़रूरत है, उनके अनुभव को सीखने की ज़रूरत है। जीवन में बहुत ही अमूल्य अनुभव उनके पास है, जिसे हम आप नहीं समझ पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं, उसे सजोने की ज़रूरत है। एक अभियान आपके माध्यम से ज़रूर चले कि जो बुजुर्ग उपेक्षित हैं समाज में, उनकी उपेक्षा ना हो और ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए जो घर में गृहस्थी में रहते हुए, खेती बाड़ी करते हुए, घर में अपने बुजुर्गों के, अपने वृद्ध माता पिता की सेवा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सम्मानित और प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, निश्चित रूप से सर, ये जो आपकी सोच है ये वाकई में समाज के हित के लिए है और सबको सोचना चाहिए इस विषय में, क्योंकि कभी ना कभी और होना ही ऐसा निश्चित है कि हम भी उस दौर से गुजरेंगे। तो हम कल्पना करके देखिए कि वो दौर कैसा होगा। आपने अभी शहर में बात की, जिस तरीके से उपेक्षा की जा रही है बुजुर्गों का, उससे भी बुरा दिन मैंने सर, मैं कभी रहता हूँ तो मैं हिमाचल में देखा, पंजाब में देखा, मैं वृद्धाश्रमों में भी गया। वहाँ जाने के बाद घंटों बैठने के बाद मुझे लगा कि ऐसे संतान जो हमारे आज के समय में आधुनिक, मैं तो कहूँगा आधुनिक जब से आधुनिकता आई है तब से सांस्कृतिक रूप से मैं चाहता हूँ, मैं मानता हूँ संस्कार खत्म हो गए हैं। तो ये बात सही है, ये इस पे काम होना चाहिए। और सब धन्यवाद आप सभी इस वीडियो तो को लास्ट तक देखें, आप सभी का धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आपका सुझाव भी आता रहे, जिससे हम आगे भी इससे बेहतर आपके बीच में कुछ आपके बीच सामग्री ला पाऊँ।